अगर हर जनरेशन में क्रोमोसोम्स ऐड होते रहे तो ह्यूमंस में ऐसे हजारों क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? एंड द आंसर लाई इन अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन कॉल्ड एज मियोसिस। सो व्हाट इज मियोसिस? सो मियोसिस एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जहां पे एक सेल डिवाइड होके टोटल 4 सेल बनाता है और चारों सेल के क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। सो एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये मदर सेल है जिसमें टोटल 46 क्रोमोसोम है। सो मियोसिस के बाद टोटल 4 सेल्स बनेंगे और ये चारों सेल के क्रोमोसोम नंबर आधे हो चुके हैं। समझे? मियोसिस टोटल 2 फेज में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल बनते हैं इनके क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, दैट इज 23। Hence meiosis 1 is also called as reduction division। अब ये जो 23 क्रोमोसोम्स बने हैं, ये 23 क्रोमोसोम्स का मियोसिस 2 में ड्यूप्लीकेशन होगा, जिसके बाद 4 सेल बनेंगे और चारों सेल के क्रोमोसोम नंबर टोटल 23 हो जाएंगे। समझे? Hence आफ्टर मियोसिस 4 सेल्स आर फॉर्म जिसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। सो आपको एक डाउट होगा कि सर मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे तो हो जाते हैं, लेकिन क्यों होते हैं और ये कौन से सेल्स में होते हैं? सो मियोसिस आपके गैमेट सेल्स में होते हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवम। अब ये जो दो गैमेट है, स्पर्म ओवम, इनमें मियोसिस देखा जाता है जहां पे क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। समझे? अब स्पर्म जिसका क्रोमोसोम नंबर 23 है, जब ये ओवम को फर्टिलाइज करेगा, सो 23 प्लस 23 वापस से क्या हो जाएगा? 46। सो जो नया ऑर्गेनिज्म होगा उसमें वापस से 46 क्रोमोसोम आ जाएगा, और हेंस इस वजह से अगले नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, विच इज 46। वो चेंज नहीं होता, क्योंकि मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, फिर से जब वो फर्टिलाइज होते हैं फिर से डिप्लॉइडी रिस्टोर हो जाता है। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मियोसिस पे। सो मियोसिस टोटल 2 फेज में डिवाइडेड है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1, जहां पे कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, जिसमें से पूरे मियोसिस में प्रोफेज 1 सबसे लंबा फेज है। प्रोफेज 1 पूरे सेल डिवीजन में 90% से ज्यादा टाइम लेता है। हेंस प्रोफेज 1 को 5 अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब जब ये 5 फेज होगा उसके बाद आपका प्रोफेज खत्म होगा, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, देन उसके बाद आपका मियोसिस 1 खत्म होगा। अब मियोसिस 1 जैसे ही खत्म होगा फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, जिसमें अगेन इट इज डिवाइडेड टू कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2, और कैरियोकाइनेसिस 2 भी आगे सेम है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ मियोसिस। अब आगे मेन मियोसिस स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज याद रखना है, ये जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम टोटल 2 सिस्टर क्रोमैटिड का बना होता है। 2 सिस्टर क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं, जिनके बीच में काइनेटोकोर होता है, और ये काइनेटोकोर पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको एनाफेज स्टेज में काम आएगा। ओके, अब हम अपना मियोसिस स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आपको माइटोसिस में याद होगा, माइटोसिस स्टार्ट होने के पहले इंटरफेज स्टेज आता है। इंटरफेज वो स्टेज है जहां पे डीएनए का ड्यूप्लीकेशन होता है और जितने भी सेल ऑर्गेनिक्स हैं उनका ड्यूप्लीकेशन होता है। बेसिकली ये फेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो मियोसिस में भी सेम होता है। मियोसिस 1 के पहले भी इंटरफेज स्टेज होता है जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिवीजन, एंड जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं उनका ड्यूप्लीकेशन होता है। फिर जैसे इंटरफेज स्टेज खत्म होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, जहां पे फर्स्ट स्टेज इज कैरियोकाइनेसिस 1, जिसमें प्रोफेज 1 पहला स्टेज है। अब प्रोफेज 1 में फर्स्ट स्टेज इज लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होता है। जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम से इंटरफेज स्टेज में वो कंडेंस हो जाते हैं और सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। फिर लेप्टोटीन स्टेज के बाद आता है जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जो सेम टाइप के क्रोमोसोम थे, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिनका सेम था, वो क्रोमोसोम साथ में आते हैं और आपस में पेयर कर लेते हैं।
ये पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। समझे? तो जाइगोटिक स्टेज में क्या होता है? सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग। और पेयरिंग के साथ साथ दो क्रोमोसोम के बीच में यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। सो व्हाट इज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। समझे? सो जाइगोटिक स्टेज का क्या खासियत है कि यहाँ पे सिनेप्सिस होता है, दैट इज पेयरिंग। फिर जाइगोटिन स्टेज के बाद आता है पैचेटिन स्टेज। अब जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग स्टार्ट हुआ, पेयरिंग स्टार्ट होने के बाद उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये जो क्रोमोसोम है इसका एक जीन इस वाले क्रोमोसोम पे चला जाएगा और ये वाले होमोलोगस क्रोमोसोम का जीन इस वाले क्रोमोसोम पे आ जाएगा। सो आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये ब्लू वाले क्रोमोसोम के टिप पे रेड क्रोमोसोम है और ये रेड वाले क्रोमोसोम के टिप पे यहाँ पे ब्लू क्रोमोसोम का सेगमेंट आ गया है। सो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में जीन का एक्सचेंज हुआ है। समझे? सो इसे ही हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपका पैचेटिन स्टेज में होता है। इस स्टेज का और एक खासियत है कि यहाँ पे क्रोमोसोम आपको टेट्राड फॉर्म में मिलेंगे। टेट्राड का मतलब है यहाँ पे आपको चारों सिस्टर क्रोमैटिड्स अच्छे से विजिबल होंगे, जिसे हम बोलते हैं टेट्राड। पैचेटिन स्टेज की दो खासियत है, एक यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, दूसरा टेट्राड फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था इसका डिसअपियरेंस हो जाता है, मतलब इनके बीच में जो भी यहाँ पे इंटरेक्शन था वो ब्रेक होने लगता है और क्रोमोसोम धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट होते हैं। फिर जैसे डिप्लोटिन स्टेज हुआ उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन का मतलब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से एकदम दूर हो जाएंगे, बस एक पॉइंट पे ही टिप से अटैच होंगे। समझे? डाइकाइनेसिस में और एक चीज होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है और सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। फिर यहाँ पे आपका खत्म होता है प्रोफेज वन स्टेज। प्रोफेज वन जैसे ही खत्म हुआ फिर नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज एनाफेज काफी इजी है। मेटाफेज स्टेज में जो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम थे वो अपने आप को मेटाफेसिक प्लेट पे अरेंज कर देंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इनके ऊपर स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएगा। समझे? यह है मेटाफेज स्टेज का खासियत। जैसे ही मेटाफेज स्टेज हुआ फिर नेक्स्ट स्टेज आता है एनाफेज। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ पुल होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हुआ था वो टूट जाता है एंड क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड। समझे? सो एनाफेज स्टेज में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स पोल की तरफ पहुंच चुके हैं, सेंट्रियोल पोल की तरफ पहुंच चुका है। फिर यहाँ पे क्या होगा? जितने भी चीजें गायब हुई थी वो वापस से आना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस आना स्टार्ट हो जाएगा और जितने भी सेल ऑर्गन्स गायब हुए थे वो आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। और आप देख सकते हो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे डिप्रेशन आना स्टार्ट हो गया है। फिर टेलोफेज वन स्टेज जैसे ही खत्म होगा साइटोकाइनेसिस स्टेज आएगा, जहां पे साइटोकाइनेसिस होगा और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। सो साइटोकाइनेसिस स्टेज में, मियोसिस वन के साइटोकाइनेसिस स्टेज में दो सेल बनते हैं जहां पे उनका क्रोमोसोम नंबर आधा हो चुका है, दैट इज 23। अब जैसे ही साइटोकाइनेसिस वन खत्म होगा सेल यहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट करेगा, वो रेस्टिंग फेज को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद सेल फिर से एंटर करेगा मियोसिस 2 में। अब ये जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 इज सिमिलर टू योर माइटोसिस वाला स्टेज, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का ड्यूप्लीकेशन होता है। अब हमने क्रोमोसोम नंबर को आधे कर दिया है, 23 कर दिया है। अब हमको हर एक सेल का दो सेल बनाना है। सो हम बोल सकते हैं 23 का हमको क्या करना है? ड्यूप्लीकेशन करना है, और ड्यूप्लीकेशन माइटोसिस का खासियत है। सो आप बोल सकते हो मियोसिस 2 माइटोसिस जैसा ही होता है। मियोसिस 2 में हमें दो सेल्स को साथ में लेके चलना है, क्योंकि मियोसिस 1 के एंड में टोटल दो सेल्स बने थे, बराबर। सो यहाँ पे प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा, सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। समझे? और एक चीज, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे गायब हो चुका है। प्रोफेज 2 के बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज 2। आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे गायब हो चुका है, क्रोमोसोम अपने आप को मेटाफेसिक प्लेट पे अरेंज कर देता है, फिर इसके ऊपर स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएंगे। अब आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड से बना हुआ है, बराबर। इनके ऊपर काइनेटोकोर होता है, यही काइनेटोकोर के ऊपर स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाता है। फिर मेटाफेज 2 के बाद स्टार्ट होता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ पुल होने लगेगा,
अब जैसे ऊपर की तरफ पुल होने लगेगा, ये जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम थे ये सेपरेट हो जाएंगे इनटू 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, बराबर। अब यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए हैं। अब ये ऊपर पोल की तरफ पहुंचते हैं। अब ये जैसे पोल की तरफ पहुंचेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगा टीलोफेज 2। अब क्रोमोसोम्स पोल की तरफ पहुंच चुके हैं, सेंट्रियोल पोल की तरफ पहुंच गया है। अब यहाँ पे वापस से क्या होगा, जितनी भी चीज़ें गायब हुई थी वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो ये चारों दोनों सेल में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो चुका है, न्यूक्लियोलस आ चुका है, और जितने भी ऑर्गेनेल्स गायब होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाते हैं। फिर टीलोफेज 2 स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस 2 में ये सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा एंड ईच सेल विल गेट डिवाइडेड एंड फॉर्म 4 सेल। सो हेंस मियोसिस 2 के एंड में टोटल 4 सेल बनते हैं। अब आप ये 4 सेल देखोगे तो इसमें से 2 सेल के जो क्रोमोसोम है ये पेरेंटल है। 2 सेल के क्रोमोसोम में नए जीन्स अटैच हुए और यही क्रोमोसोम्स की वजह से गैमेट्स में वेरिएशन आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। इफ यू एंजॉयड दिस लेक्चर देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इट रियली सपोर्ट्स द चैनल अ लॉट। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि बायोलॉजी का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। आई मेक अ सिंपल लेक्चर ऑन दैट टॉपिक फॉर यू। I'll meet you in the next lecture with another interesting topic. Till then, goodbye everyone.